नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और मई सीरीज की शुरुआत आज हो चुकी है और देखना होगा आज जिस तरह के क्यूज मिल रहे हैं मार्केट के लिए, कैसा आज मार्केट की चाल रहती है। एक बार अपडेट दे देते हैं आपको। गुरुवार को काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हमने देखी थी। अप्रैल सीरीज की जो एक्सपायरी थी वो काफ़ी अच्छे लेवल्स पर हुई थी, लेकिन उसी के साथ ही साथ अगर एशियाई बाजारों की शुरुआत देखें तो वो यहाँ पर कमज़ोर देखने को मिल रही है। और ग्लोबल मार्केट का भी अगर देखें तो अमेरिकी बाजारों में भी लगातार 2 दिनों से गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है। इसके अलावा ओवर द वीकेंड काफ़ी सारे नंबर्स भी आए हैं बड़ी निफ्टी कंपनियों के, तो उस पर भी बाजार कैसा रिएक्ट करेगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट से। वहाँ से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं ये बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट्स में हम देख रहे हैं थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन ही मंदी रही और आज भी मंदी का ही माहौल है। एसजेएक्स निफ्टी वैसे तो आपको 9300 के पास दिखेगा कुछ 20-30 अंकों की गिरावट के साथ, बट अगर आप थर्सडे क्लोजिंग से अब तक देखें तो 550 अंक क्योंकि गिरावट है, तो वहाँ से भी आपको कमज़ोर संकेत ही मिल रहे हैं। जापान के बाजार आज बंद हैं एक छुट्टी की वजह से। जो बाकी एशियाई बाजार हैं वहाँ पर आपको दबाव देखने को मिल रहा है। अच्छी खबर यह है कि अप्रैल का महीना ग्लोबल बाजारों के लिए अच्छा रहा, अमेरिकी बाजारों के लिए अच्छा रहा। अगर आप अमेरिकी बाजारों की बात करें तो पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा महीने की या मंथली गेन जो है वो आप कह सकते हैं। अप्रैल में डाउ लगभग 11% उछला, S&P 500 13% ऊपर था और नैस्डैक 15.5% ऊपर था। ये तो रही अप्रैल की बात। अगर आप पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो तेज गिरावट वहां पर देखने को मिली, जैसे कि अभी आप बता रही थी। डाउ में 1000 अंकों की गिरावट है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तो अमेरिका में केसेस अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जब मैं आपको कोरोना का अपडेट दूंगा तो वहां पर आपको विस्तार से बताऊंगा, बट केसेस अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बट अमेरिका के अब कई राज्य ऐसे हैं जो अपना लॉकडाउन हटा रहे हैं। कई राज्यों ने लॉकडाउन में ढील दे दी है, तो अब निवेशकों को दूसरी चिंता आ रही है। पहले तो लॉकडाउन को लेकर चिंता थी कि कब हटाएंगे, पर जिस तरह से अभी केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन हटाया जा रहा है तो चिंता और भी बढ़ रही है कि आगे जाकर इसका और बड़ा आर्थिक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। बेरोजगारी के आंकड़े तो वैसे भी इनके खराब ही रहे हैं। थर्सडे को जब वो आए तो अब 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए पिछले 6 हफ्तों में अमेरिका में। तो ये एक चौंकाने वाला संकेत जरूर है अमेरिका के लिए और यहाँ से चिंताएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा आप देखें तो टेक्नोलॉजी शेयर्स में काफी तेज गिरावट देखने को मिली है। एप्पल के नंबर्स तो अच्छे थे पर मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया। एप्पल गिरा, अमेजॉन गिरा, बाकी टेक्नोलॉजी शेयर्स गिरे, वहां से परेशानी आई। अब आप देखिए वॉरेन बुफे साहब का बयान जो इस वीकेंड को आया है। बाजार मान रहा था कि जिस तरह के अमेरिकी बाजारों में गिरावट हुई थी, वॉरेन बुफे ने पैसे लगाए होंगे और कुछ स्टॉक्स खरीदे होंगे, पर यह गलत है। उन्होंने कोई भी स्टॉक्स नहीं खरीदे, बल्कि अप्रैल के महीनों में उन्होंने लगभग 6 अरब डॉलर की बिकवाली करी है बाजारों में और कोई भी नया स्टॉक नहीं खरीदा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी सारी एयरलाइन, उनके पास अमेरिका की 4 एयरलाइंस के स्टॉक्स थे जो उन्होंने पूरी तरह से एग्जिट कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि आगे जाके एयरलाइंस के बिजनेस पर काफी ज्यादा दबाव बना रहेगा। यही नहीं, वो ये भी मान रहे हैं कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति खराब होगी। हालांकि लॉन्ग टर्म वो अमेरिकी बाजारों पर काफी पॉजिटिव हैं, पर वो अभी मान रहे हैं कि कोरोना का पूरा इंपैक्ट अभी बाजारों ने प्राइस इन नहीं करा है, तो इसकी वजह से भी बाजारों का सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है। अब देखिए जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं। ट्रम्प साहब ने एक बार फिर से चीन पर अटैक किया है, चीन पर आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि ये चीन ने पहले इस वायरस की चेतावनी नहीं दी, उन्होंने इन्फॉर्मेशन अपने पास रखी। अगर पहले दे देते तो काफी ज्यादा सफलता से इस वायरस के साथ लड़ाई कर सकते थे। यही नहीं, एक बार फिर से अमेरिका और अमेरिकी इंटेलिजेंस आरोप लगा रहे हैं कि ये मैन मेड वायरस है, ये नेचुरल वायरस नहीं है, ये चीन के लैब में इस वायरस को क्रिएट किया गया है। और अब ट्रम्प साहब ये भी कह रहे हैं कि हम चीन पर फिर से टैरिफ लगा सकते हैं। तो इस साल जनवरी में जब ट्रेड वॉर का पहली डील हो गई थी तो बाजारों ने थोड़ी सी एक कह सकते हैं राहत के संकेत आए थे कि ट्रेड वॉर को लेकर चिंताएं खत्म हो रही हैं, पर अब ट्रेड वॉर को लेकर भी चिंताएं आ रही हैं, आरोप भी लग रहे हैं। तो ये भी एक परेशानी है जिसकी वजह से सेंटिमेंट में काफी बड़ा असर पड़ा है। तो इन सारी नेगेटिव चीजों की वजह से बाजार पर दबाव है। कच्चे तेल में पिछले हफ्ते अच्छा रिबाउंड देखने को मिला, बल्कि शुक्रवार के दिन इंट्राडे में WTI $20 तक पहुंच गया था। आज फिर से गिरावट में है, लगभग 5-6% नीचे फिसलकर $18 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट थोड़ा और स्टेबल है, $26 के करीब है। 1 मई से जो नए उत्पाद कटौती थी वो इंप्लीमेंट हो गई है 97 लाख बैरल पर डे की, तो वहां पर नजर रहेगी। हालांकि अभी भी डिमांड पर असर है, पर क्योंकि लॉकडाउन कुछ जगहों पर हटाया जा रहा है तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि कच्चे तेल के दाम एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए स्टेबल रहेंगे।
ओके, तो कच्चे तेल के दाम तो स्टेबल रहेंगे, लेकिन जो क्यूज इस वक्त मिल रहे हैं वो थोड़े अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर नेगेटिव क्यूज दिखने को मिल रहे हैं। लेकिन दीपांशु, कोरोना को लेकर क्या अपडेट है? यहाँ पर तो दो बातें हो गई है। पहले तो कहा जा रहा था कि लॉकडाउन हटाना चाहिए, आर्थिक स्थिति आर्थिक संकट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब जब लॉकडाउन में ढील दे दी गई है तो फिर कह रहे हैं कि अब और बढ़ सकता है। तो इसको लेकर किस तरह के बयान और डेवलपमेंट हो रहे हैं, और भारत में इस वक्त क्या हाल है? भारत में भी बुरा हाल है और ग्लोबली भी अगर आप देखें पूजा तो बुरा हाल है। पिछले हफ्ते जब इस समय हम बात कर रहे थे तो गिरावट का ट्रेंड आ रहा था, पर वो गिरावट का ट्रेंड अब पूरी तरह से चला गया है। नंबर्स वापस उसी एवरेज पर आ गए हैं जिस एवरेज की हम पहले बात कर रहे थे। अब विश्व में 35 लाख से ज्यादा मामले हैं कोरोना के, और अब तक 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये एक खराब संकेत जरूर है। हालांकि 11.5 लाख लोग वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। कल 81,000 नए मामले सामने आए, उससे पहले 83,000 नए मामले सामने आए थे। तो लगभग जो डेली एवरेज है वो 80,000 के आसपास वापस आ गई है। पर हाँ, नए मरने वालों की संख्या में जरूर गिरावट आई है। जो एक पहले एवरेज थी 6-6,500 की, अब वो गिरकर 3,500 से 4,000 हो चुकी है। पर अमेरिका के मामलों में जोरदार उछाल है। बल्कि अगर हम फ्राइडे की बात करें तो अब तक का सबसे खराब दिन रहा अमेरिका में फ्राइडे को। यही नहीं, अगर आप देखें तो अमेरिका में अब 12 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 68,600 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा दिन बर दिन बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिका में भी नए मरने वालों की संख्या अब थोड़ी कम जरूर हुई है, पर जो नए केसेस की संख्या है वो वापस 30,000 की एवरेज के आसपास हो गई है। 28 से 30,000 के नए मामले अब आपको रोज अमेरिका में आते हुए दिख रहे हैं। यूरोप में भी प्रॉब्लम है। 14 लाख केसेस हैं और लगभग 1,40,000 लोगों की मौत हो गई। यानी कि यूरोप में जो मोर्टेलिटी रेट है वो अभी भी 10% है, जो एक चिंताजनक संकेत है। अब इटली के बाद सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या यूके में है। यूके स्पेन के आगे चला गया है। 28,000 लोगों की मौत हो चुकी है यूके में। स्पेन में 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है और इटली में 29,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। रशिया में मामले अभी भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब 1,35,000 मामले रशिया में आ गए हैं और लगभग 1,300 लोगों की मौत हो चुकी है। तो रशिया के कंसर्न्स हैं और यूके के कंसर्न्स हैं जो सबसे ज्यादा हैं। हालांकि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने यह जरूर कहा है कि यूके में शायद नए जो कोरोना है वो पीक आउट हो गया है, पर अभी तक नंबर्स वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब भारत की बात करें तो अब 42,500 मामले भारत में भी हैं। तो काफी तेज उछाल देखा है हमने पिछले 3-4 दिनों में। कल लगभग 2,500 नए मामले हमारे सामने आए हैं। मरने वालों की संख्या भी अब 1,400 के करीब पहुंच चुकी है। 11,775 लोग ठीक हो गए हैं। भारत में एक चिंताजनक संकेत यह है पूजा कि ग्लोबली अगर हम बात कर रहे हैं तो हर एक ठीक होने के मुकाबले 3 नए मामले आ रहे हैं, पर भारत में हर एक आदमी के ठीक होने पर 4 नए मामले सामने आ रहे हैं। तो भारत में और तेजी से बढ़ रहा है इस समय अगर आप ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करें तो ये एक जरूर चिंताजनक मामला है भारत के लिए इस समय। हालांकि हमने देखा है कि कुछ जगह रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं, बट कुछ और जगह रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई हैं। तो एक तरह से लॉकडाउन को एक्सटेंड करा है, पर कुछ जगहों पर लॉकडाउन में ढील दी गई है। एक अच्छी खबर है, जो गिलियड की दवाई है रेमडेसिविर, उसको यूएसएफडीए से मंजूरी मिल गई है, तो अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ट्रम्प साहब का एक बयान है कि वैक्सीन शायद जल्दी मिल सकती है इस साल के अंत तक, तो वहां पर नजर रहेगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारे अपडेट देने के लिए। तो चलिए, कोरोना को लेकर और क्या डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आती है इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब नजर डाल लेते हैं कि आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि गुरुवार को जो संस्थागत निवेशकों के आंकड़े थे वो किस तरह से थे। विदेशी निवेशकों ने कैश मार्केट में खरीदारी करी है। करीब 1970 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर कैश मार्केट में देखी गई है, जो कि काफी समय बाद हमने ये खरीदारी देखी है। घरेलू निवेशकों ने भी कैश मार्केट में खरीदारी की है करीब 580 करोड़ की, और एफएनओ में भी देखेंगे, वायदा बाजार में भी, तो वहां पर भी विदेशी निवेशकों ने यानी कि एफआईएस ने खरीदारी ही की है। तो इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे देखना चाहिए इस पर भी बात कर लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। गुड मॉर्निंग अनिल सर। आज ग्लोबल संकेत तो काफी कमजोर देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं और इसको आज घरेलू बाजार के लिए कैसे रीड करना चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, जिस चीज का डर था कि चीन से वायरस निकला और पूरी दुनिया में फैला, उसको कहीं कहीं दुनिया भर के देश आगे चलते हुए उसके सामने अपनी बात रखेंगे, कुछ उसका विरोध करने की कोशिश करेंगे, वो होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा मेरी उम्मीद से जल्दी होता हुआ दिख रहा है। मेरा ये सोचना था कि शायद एक बार कोरोना से निपट ले, उसके बाद
ट्रम्प साहब और बाकी देश मिलकर चीन के खिलाफ कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन ये वक्त से पहले होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक वो बड़ी चिंता है। दूसरी चिंता अमेरिका में कोरोना के मामलों को लेकर है। अभी भी कोरोना के मामले कहीं कोई राहत के संकेत आपको दे नहीं रहे। करेक्ट। तो दो ये बड़ी चीजें हैं जो ग्लोबल मार्केट्स को परेशान कर रही है, और अब ऐसा लगता है कि कहीं कहीं वापस से जो है चीजें थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है। कोरोना के मामलों में ट्रम्प साहब का ये बयान और आग में घी डालने का काम कर रहा है। वॉरेन बफेट साहब ने जो अपनी एजीएम की इतना पैसा पड़ा है, 125-150 बिलियन डॉलर, एक पैसा लगाया नहीं, उल्टा ऊपर से भेज दिया। लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद उनकी एजीएम में कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा कि चलिए मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैंने इसी दिन के लिए रखा था। तो मतलब चलो ठीक है, ना लगाए वो सही, लेकिन एक भी पैसा ना लगाए ऊपर से बेचे, ये तो शॉकिंग है दुनिया भर के लिए। और वो तो इन्वेस्टिंग के भगवान है। तो नेचुरली ये सारी चीजें ना जो सेंटिमेंट खराब करने वाली है बेसिकली। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल संकेत काफी खराब है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके लोकल संकेत भी कोई अच्छे नहीं है। लॉकडाउन बढ़ा है, अब कहने के लिए हम कह सकते हैं ग्रीन जोन में छूट मिली है, ऑरेंज जोन में थोड़ी थोड़ी मिली है, रेड जोन में ही तो दिक्कतें हैं। लेकिन आप देखिए रेड जोन में है क्या, सारे वो बड़े शहर जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं वो सबके सब रेड जोन में। मतलब आप अब सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड को खोल दें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ये सारे बड़े देश, सूरत, अहमदाबाद ना खुले तब तक बिजनेस कैसे ट्रैक पर आएगा। तो एक वो नेगेटिव हो गया है कि भाई लॉकडाउन थोड़ा और बढ़ गया। एक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं कि नहीं पता था हमें। दूसरा एक आर्थिक पैकेज भी आने में अभी देरी हो ही रही है। कोरोना के मामले हमारे यहाँ भी बढ़ रहे हैं, भले हमारे नंबर के हिसाब से आप परसेंटेज में देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन नंबर तो फिर भी बढ़ ही रहे हैं हर दिन के साथ। तो थोड़ी सी चिंता की बात तो वो रही है। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो हमारे, उसके ऊपर लीवर के नतीजे और रिलायंस ने जिस तरह से नतीजे और रिजल्ट दिए हैं, ये इशू प्राइस रखी है अपनी राइट्स इशू की, ये सारे फैक्टर्स हैं, इन सब ने एक साथ कॉम्बिनेशन किया है लंबे वीकेंड पे, और इसी वजह से आपको ये एसजेक्स निफ्टी करीबन जो समझिए 400 पॉइंट नीचे दिख रहा है। तो उसका कारण यही है कि भाई ये सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए हैं, तो वैसा वाला मामला है। बिल्कुल, तो इसी का असर आज घरेलू बाजार में भी देखने को मिल सकता है। तो फिर अनिल जी, आज के लिए अहम स्तर क्या होने चाहिए? देखिए 9200 से 9400 पूजा, ये मजबूत सपोर्ट जोन है। यही कहीं खुलना चाहिए और ये रुकना चाहिए। अगर ये रुक जाता है ये तो ठीक है, रुकना भी चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं कि नहीं रुकना चाहिए, ये रुकना भी चाहिए। उसके बाद अगर आप गए तो 8800 से 9000, ये बड़ा नेक्स्ट सपोर्ट रेंज बनेगा। तो लेकिन मेरा ये समझना कि 9200 9400 की रेंज में हमने काफी वक्त बिताया था और वहां से एक ब्रेकआउट दिया, तो वहां पे एक सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा बहुत शॉर्ट है, वो शॉर्ट कवरिंग के लिए भी, शॉर्ट सेलर्स के लिए तो एक दिन तक गोल्डन चांस ही हो गया। कभी सोचा ही नहीं होगा कि 600 पॉइंट भी 500 पॉइंट भी नीचे खुल सकते हैं, तो वहां खुल रहे हैं तो नेचुरली वो खरीदारी करने की कोशिश तो वहां पर करेंगे। वापस से 9600 के ऊपर आप निकल कर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो फिर से ये कहेंगे कि एक बड़ा तेजी के बाद एक करेक्शन आना था, आ गया, हम फिर से तेजी कर लेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप 9600 के ऊपर वापस से क्लोज दें। ये दो चीज होगी आपकी। बैंक निफ्टी जहां तक सवाल है, मेरा ये मानना है कि 20,500 20,700 की रेंज में खुलना चाहिए, और ये होल्ड होता है तो ठीक है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर मामला सीरियस है। नीचे 19,700 20,000 की रेंज में भी आ सकते हैं, बाद में 19,400 19,700 अलग अलग लेवल्स निकल कर आते हैं। तो मेरे ख्याल से 20,500 20,700 ये बैंक निफ्टी की रेंज हो सकती है, 9,200 9,400 निफ्टी की रेंज हो सकती है नीचे की तरफ। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। और तो 9,200 से 9,400 ये एक अहम रेंज है निफ्टी के लिए जहां पर कि आपको नजर रखनी है। चलिए अब देवांशी को भी शामिल कर लेते हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। क्विकली बताइए आज के नतीजे और खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले तो तीनों निफ्टी के अगर कंपनीज की बात करें तो तीनों के नतीजे गुरुवार को आए थे शाम को, और तीनों के नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो कुल बिक्री करीब 11% से कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार 16% पर आता हुआ दिखा, लेकिन जो मार्जिन है वो इस बार बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखे, और साथ ही जो एडजस्टेड पैच है वो करीब 12% तक कम होता हुआ दिखा है। वन टाइम लॉस था कंपनी को, GRMs 8.9 पर आते हुए दिखे हैं।
9.2 से कम होते हुए। साथ ही अगर जियो के परफॉर्मेंस की बात करें तो वो अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं, जो कुल बिक्री करीब 6% तक बढ़ती हुई दिखी, जो मुनाफा है करीब 72% तक बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन इंपॉर्टेंट था उनका राइट इश्यू देखना। अब देखिए 53,125 करोड़ का राइट इश्यू कंपनी लाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1257 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह राइट इश्यू आता हुआ दिखा, करीब 14% के डिस्काउंट पर। इसके अलावा HUL के नतीजे भी अनुमान से काफी खराब आते हुए दिखे। वॉल्यूम फिगर्स पर आप नजर कीजिए, 7% तक की गिरावट हमने वॉल्यूम के आंकड़ों में देखी है, 7% की ग्रोथ के सामने। और इसके अलावा जो मुनाफा है वो भी इस बार 1% से कम होता हुआ दिखा। और मैनेजमेंट का भी यही कहना था कि इस बार काफी ज्यादा लिक्विडिटी की चिंता थी और कोरोना वायरस के चलते ये जो नतीजे है वो आते हुए दिखे थे। साथ ही टेक महिंद्रा, आप यहाँ पे देखिए कंपनी को वन टाइम इम्पेयरमेंट चार्जेस लगे हैं 217 करोड़ के, और इसके अलावा जो मुनाफा है वो करीब 30% तक कम होता हुआ दिखा है। जो मार्जिन है वो करीब 10% पे आते हुए दिखे, वे 12.25% के सामने। जो डॉलर में आए है वो 4% तक कम होती हुई दिखी, और कुल मिलाकर जो आए है वो करीब 2.25% घटती हुई दिखी है। तो कुल मिलाकर सारे नतीजे अनुमान से कम ही होते हुए दिखे हैं। इसके अलावा आज अगर ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले नतीजों में मेरिको के नतीजे हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए, और अदानी ग्रीन के नतीजे कैश मार्केट में, इस पर आप फोकस कीजिए। साथ ही आज FNO में SBI लाइफ इंश्योरेंस का शेयर शामिल होता हुआ दिखेगा, तो इस पर भी नजर रहेगी। साथ ही आज सारे बैंक्स पर नजर रखिए, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि फिच ने इनकी जो विजिबिलिटी रेटिंग है ये घटा दी है। एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के लिए BB कर दी है, और साथ ही अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो BB- की रेटिंग आती हुई दिख रही है, और SBI के लिए भी BB कर दिया। 1 नॉच से इनकी रेटिंग फिच ने घटाई है। इसके अलावा आज कैडिला पर नजर रखें, कंपनी को डायबिटीज की जो दवा है इसके लिए US FDA से मंजूरी मिल चुकी है। और बजाज ऑटो, कुछ ही दिन पहले हमने खबर देखी थी कि कंपनी ने कहा है कि अपने कर्मचारियों की जो सैलरी है वो 10% से काटेंगे, लेकिन अब इस डिसीजन को उन्होंने रोल बैक किया है। जो उनके वेतन है इसमें कोई भी कटौती कंपनी नहीं करेगी। ये पॉजिटिव खबर बजाज ऑटो के लिए आती है। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, ये तो थे खबरों वाले शेयर्स जहां पर कि आपको नजर रखनी है। अब नजर डाल लेते हैं ट्रेडिंग कॉल्स पर। आज सारे कॉल्स में बिकवाली करने की राय है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने एशियन पेंट्स में बिकवाली करने की राय दी है 1720 1710 के लेवल्स के लिए, और बजाज फाइनेंस में भी अगला सेल कॉल है जहां पर 2150 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं बिकवाली। चॉइस ब्रोकिंग ने HUL में बिकवाली करने की राय दी है, नतीजे भी आए हैं और नतीजों के बाद यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। फ्यूचर्स लेवल्स में आज इनका मानना है कि 2092 और 2040 के लेवल्स आज देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 कॉल्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है बिकवाली करने के लिहाज से। चलिए एक और व्यू ले लेते हैं मार्केट का, और ये बताने के लिए नीलेश जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। बताइए निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है आपका, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? गुड मॉर्निंग पुजारी। बिल्कुल देखिए, जो फरवरी के सेशन में हमने इनफैक्ट एक्सपायरी वाले दिन जो हमने आपको देखा था वो प्योरली बेस्ड ऑन शॉर्ट कवरिंग मूव था। वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। जो निफ्टी ने ओवरऑल जो फॉल दिखाया है उसका 50% रिप्लेसमेंट कंप्लीट कर दिया 9900 के लेवल के आसपास। अब जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली है वो हो सकता है थोड़ी सी सीवियर हो, और हम 9200 पे इमीडिएट लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके नीचे अगर फिसलता है तो फिर से 8800 तक के भी लेवल देख सकते हैं। बट फिलहाल जो एक शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 9200 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेटा हो सकता है आज बड़ी हफ्ता ओपनिंग के बाद में और भी फॉलोअप सेलिंग हमको आज देखने को आते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं अगर एक छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर लगाने की सलाह होगी वो होगा 9950 का। जब तक निफ्टी 9950 के लेवल पार नहीं करता तब तक फ्रेश लेग ऑफ रैली हाई साइड में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओवरऑल दबाव रहने की संभावना काफी ज्यादा है। दोनों ही सेल रिकमेंडेशन है आज के। पहला है एस्कॉर्ट में सेल रिकमेंडेशन है, जो कि इंस्पाइट ऑफ जो रिकवरी मार्केट में आई थी इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था। यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। 730 का स्टॉप लॉस होगा, 680 के टारगेट होंगे। दूसरा सेल रिकमेंडेशन होगा अपोलो हॉस्पिटल पे, जहाँ पे एक राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन थर्सडे के सेशन में आता हुआ देखने मिला था। बिकवाली करके चलना चाहिए 1410 के स्टॉप लॉस से 1365 के तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये राय यहाँ पर आपको दे दी गई है नीलेश जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एस्कॉर्ट्स और अपोलो हॉस्पिटल में बिकवाली करने की राय यहाँ पर आपको नजर रखनी है। चलिए फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।